तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस में दूसरा दिन रहा विदेश दौरे का और अपनी यात्रा के दूसरे दिन पीएम ने फ्रांस के वित्त मंत्री के साथ टुलूज की यात्रा की। वहां पर पीएम ने विमान कंपनी एयरबस की फैक्ट्री जो है और फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES का भी दौरा किया और इस दौरान मोदी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसीसी ओलांद भी मौजूद रहे। यहां से निकल करके पीएम मोदी पेरिस से 250 किलोमीटर दूर लील का दौरा भी उन्होंने वहां पर किया, जहां पर प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए 10,000 भारतीय जवानों की याद में बनाए गए युद्ध स्मारक पर उन्होंने शहीदों को नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। और इस कार्यक्रम के बाद पीएम पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का दौरा काफी अहम माना जा रहा है, कई मुद्दों पर इसमें हस्ताक्षर भी किए गए हैं। शुक्रवार को ही फ्रांसीसी समकक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। वहीं फ्रांस से 36 लड़ाकू विमानों को लेकर के भारत और फ्रांस के बीच में समझौते हुए और इन लड़ाकू विमान खरीद पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। स्वामी ने कहा कि इस तरह की डील कहीं से भी उचित नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये विमान पूरी तरह से जो है खराब हैं और इनको कोई भी देश खरीद नहीं रहा है। क्या कुछ कहा सुब्रमण्यम स्वामी ने, वो सुनते हैं। ये जो हवाई जहाज है इसको कोई नहीं खरीद रहा है, दुनिया में एक भी देश इसको खरीद नहीं रहा है। और डसॉल्ट कहती है कि इंडिया नहीं खरीदेगी तो हम कंपनी को वाइंड अप कर देंगे। और कई ऐसे हैं जिन्होंने MOU साइन किया, जैसे स्विट्ज़रलैंड ने, और बाद में उन्होंने रद्द कर दिया उसे MOU। तो ऐसे जो हवाई जहाज़ वहाँ गोडाउन में पड़े हैं उनको खरीदना इसका कोई अर्थ ही नहीं है। वैसे फ्रांस को खुश करने के लिए कुछ करना है तो फिर कंपनी को खरीद लो, क्योंकि कंपनी वैसे भी बंद होने वाला है। उसके बाद क्या करोगे स्पेयर्स के लिए और अन्य चीज़ों के लिए। तो इसीलिए ये भ्रष्ट सौदा है, इसके लिए हमारा देव पार्टी की नाम खराब हो सकती है। इसीलिए सरकार को सावधान किया है। सरकार को मानेगी नहीं तो मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे और खासतौर से अगर फ्रांस दौरे की अगर हम बात करें और दूसरे दिन क्या कुछ हुआ, ये कुछ जानने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी जो न्यूज रूम में रोशन कुमार है, ये विदेश दौरे को प्रधानमंत्री के पूरी तरह से देख रहे हैं, करीब से समझ रहे हैं। रोशन, क्या कुछ इस दौरे में निकल करके सामने आ रहा है भारत के लिहाज से? देखिए, आज 17 समझौते हुए हैं, 17 सबसे अहम समझौते हुए हैं, जिसमें लड़ाकू विमानों को लेकर के, राफेल लड़ाकू विमानों को लेकर के जो 36 विमान खरीदा है भारत ने, वो अब हमारे पास आएंगे। वायुसेना का ताकत बढ़ेगा। एक तरीके से जो देखा जाए, वायुसेना पहले बहुत पुराना विमान है उनके पास, अब जो ये विमान खरीद करके आ रहा है, भारत आ रहा है, जिस पर की राजनीति भी अभी से होना शुरू हो गया है। पहले हमें देखना चाहिए कि उसमें क्या है, क्या नहीं है, कमी क्या है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जैतपुर में, महाराष्ट्र के जैतपुर में परमाणु संयंत्र जो अब फ्रांस के सहयोग से लगाया जाएगा, उससे हमें 10,000 मेगावाट बिजली की प्राप्ति होगी। ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तीसरी जो सबसे अहम बात है कि 3 स्मार्ट सिटी बसाने की बात हुई है फ्रांस के सहयोग से। जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उन्होंने हमें बताया है, आश्वस्त किया है कि हम 3 स्मार्ट सिटी आपको बना करके देंगे, जिसमें पांडुचेरी और नागपुर में ये शहर बसाया जाएगा। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये दौरा कहीं ना कहीं अभी तक मेरे नजर से ऐसा लग रहा है कि ये सफल दौरा है। आगे भी अभी जाना है। रोशन, कूटनीतिक लिहाज से अगर बात करें तो कितना सक्सेसफुल ये दौरा आप मान रहे हैं इसको? देखिए, कूटनीतिक लिहाज से भी अगर बात किया जाए कि फ्रांस जो है हमारे लिए, कूटनीतिक लिहाज से अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ में हमें अस्थायी सदस्यता के लिए वोट कर रहा है। वो कह रहा है कि हम आपको समर्थन देंगे। तो कूटनीतिक लिहाज से भी हमें यहाँ पे मान के चलना चाहिए कि यहाँ पे हमारी कहीं ना कहीं जीत है। और हम एक तरीके से, जिस तरीके से अर्थशक्ति बन करके उभर रहे हैं, ये भी हमें देखना चाहिए कि कूटनीतिक लिहाज से भी हम कहीं ना कहीं एक कदम आगे निकल करके आए हैं। पहले जो हमारे छूट गए थे, अब मोदी के आने से ऐसा लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं।
कूटनीतिक लिहाज से। रोशन, कहीं ना कहीं इस दौरे में आप जिस तरह से कह रहे हैं काफी सारे फायदे दोनों देशों के बीच में जिस तरह की डील्स हुई हैं उनको लेकर के आगामी दिनों में भी दोनों सहयोग करेंगे और काफी आगे ले जाने की बात कही जा रही है। इस पूरे दौरे के दौरान अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस के यूनेस्को मुख्यालय भी गए, वहां से उन्होंने संबोधित किया, कई अहम बातों पर कूटनीतिक लिहाज से भारत का पक्ष मजबूत हुआ है। लेकिन रोशन, एक बात इस पूरे दौरे में जो निकल करके आई है, सुब्रमण्यम स्वामी ने राफेल जो विमान है उनकी डील्स को लेकर के कई सवाल खड़े किए हैं। एक महत्वपूर्ण यहां पर यह एक सवाल उठता है, आखिरकार उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उसे किस नजरिए से देख रहे हैं, कितना प्रभाव यहां पर पड़ेगा? देखिए सुब्रमण्यम स्वामी का जब भी आप देखिए, आप पहले भी देखेंगे कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पे सुब्रमण्यम स्वामी का पार्टी से, पहले वो जनता पार्टी में थे और जब से वो बीजेपी में आए, पार्टी के लिहाज से जब वो आते हैं तो ऐसा होता है कि वो कहीं ना कहीं उनके पास वो खबर होती है, एक्सक्लूसिव खबर होती है कि वो कहते हैं कि नहीं भाई ये सौदा ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। तो उस लिहाज से देखा जाना चाहिए, उनकी भी बात को जो है गौर करने वाली बात है कि वो किस लिहाज से इस बात को उठा रहे हैं, किस लिहाज से देश में ये बात फैला रहे हैं कि इसमें हम कहीं ना कहीं हम घाटे का सौदा कर रहे हैं। हाँ, ये बात है कि फ्रांस के जो अभी जो विमान है वो वाकई में कोई और देश नहीं खरीद रहे हैं। तो ये भी हमें सोचने की जरूरत है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सौदा को आखिर क्यों किए हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे क्या ऐसी कूटनीतिक। रोशन, सुब्रमण्यम स्वामी ने एक सवाल यहाँ पर उठाया कि ये जो विमान है जिस तरह से आप कह रहे हैं ये पूरे आउटडेटेड उस तरह से हो गए हैं कि कोई इन्हें खरीद नहीं रहा है। ऐसे में भारत अगर इन विमानों को खरीद रहा है तो क्या माना जाए कि भारत जो है फ्रांस को खुश करने के लिए ऐसा कर रहा है? देखिए मेरे लिहाज से अब ऐसा नहीं लगता है कि फ्रांस को खुश करने के लिए अब भारत को जरूरत है, क्योंकि भारत जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरीके से हमारा ग्रोथ रेट बढ़ रहा है पूरे विश्व में अभी पिछले 2-3 सालों में अभी हमारा ग्रोथ रेट सबसे अच्छा है। तो इसलिए मोदी के पास ये नहीं है कि मोदी अब फ्रांस को, वो वक्त हम पीछे छोड़ चुके हैं जब हमारे पास होता था कि हम किसी देश को खुश करें। अब हमारे पास ऐसा कोई रीजन नहीं है। मोदी ने कहीं अगर इस तरीके से लिया है, निर्णय लिया है कि हम राफेल वहां से खरीद रहे हैं, फ्रांस से खरीद रहे हैं बजाय रसिया के, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी रीजन है। कहीं ना कहीं उनको सहूलियत होगी, कहीं ना कहीं एक नया रिश्ता कायम करने का भी एक तरीके से ये सुगबुगाहट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रोशन। तो मेरे सहयोगी रोशन ये साफ तौर से बता रहे थे कि जिस तरह से ये दौरा कूटनीतिक लिहाज से भी देखा जाए तो काफ़ी अहम है दोनों देशों के लिहाज से। और अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो एक अच्छे दोस्त के नाते फ्रांस हमेशा इस बात का पक्षधर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी मान्यता मिल जाए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शरद यादव की। तो शरद यादव ने यहाँ पर एक विवादित बयान फिर से दिया है। शरद यादव ने इस बार पद्म भूषण पुरस्कारों को लेकर के टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि पद्म भूषण जो पुरस्कार हैं वो या तो सरकार के साथ रहे लोगों को दिए जाते हैं या फिर बेईमान और जो मक्कार किस्म के लोग हैं उनको दिए जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है शरद के इस बयान के बाद जो सियासत है वो कहीं ना कहीं गरमा गई है। और इसके बाद शरद यादव ने अपने बयान का हालांकि बचाव करते हुए भी दिखाई दिए। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवा देते हैं। समाजवादी लोगों को यदि कौन पद्मश्री और पद्म भूषण इसे लेना नहीं चाहिए, लात मारना चाहिए इसमें। ये तो उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो बेईमान लोग हैं देश के, समाज के, जो व्यवस्था के हिस्से हैं, उनको मिलता है, उनको ही मिलता है। तो वहीं शरद यादव के इस विवादित बयान के बाद जब सियासी हलकों में इस बात को लेकर के प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुई, विवाद बढ़ा, तो शरद यादव ने अपने बयान से किनारा करते हुए ये मीडिया पर यह आरोप लगाया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। उनका साफ तौर से ये कहना था कि उनका मतलब इस बयान को देने से यह था कि दलितों को और किसानों को 68 साल में बीते कितनी बार ये पुरस्कार दिया गया है। उन्होंने बचाव क्या कुछ किया वो सुनते हैं। नहीं, इतना लंबा जो बहस की इसमें जरूरत नहीं है। इसमें इतनी ज़रूरत है कि मेरा ये कहना है कि इस देश की एक बहुसंख्यक समाज है। आप बताइए, ट्राइबल में 68 बरस में एक आदमी आपको नहीं मिला। ये आपके दलितों में हिंदुस्तान की 2/3 आबादी किसानों की है, तो इनमें कोई नहीं मिला आपको। तो एक और जहां पर
पाकिस्तान ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी को रिहा कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर सीमा पर तनातनी अभी भी जारी है। आपको हम बता दें कि पंजाब के अमृतसर सेक्टर में अटारी के पास सीमा पर पाकिस्तानी तस्करों के साथ मुठभेड़ में सीमा सुरक्षा बल के 3 जवान घायल हो गए। बीएसएफ के डीआईजी आरपीएस जसवाल ने बताया कि शनिवार सुबह पाकिस्तानी तस्करों की ओर से गोलीबारी की गई थी, जिसमें ये भारतीय जवान घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ अटारी सीमा चेकनाके से 5-6 किलोमीटर दूर डाकेबा सीमा चौकी पर हुई। बीएसएफ के अधिकारियों ने यह भी बताया कि घटना के बाद से इलाके में लगातार छापेमारी की जा रही है। 12:30 के करीब हमारी 407 व्हीकल जो है हिट पार्टीज को ड्रॉप करने के लिए जा रही थी। उस समय एक स्मगलिंग अटेम्प्ट हुई, जिसके दौरान दोनों ओर से फायर हुआ है और हमारे 3 जवानों को गोली लगी है, जिनमें से एक जवान को लेफ्ट थाई में गोली लगी है और 2 जवान को बैक में इंजरी हुई है। तो न्यूज रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज इंडिया पर लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।